हाय गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे। गाइस, आशा करती हूँ कि आप सब मस्त रहें और खुश हमेशा रहें। जीवन में ना खुशी बहुत ज़रूरी है। हर समय आदमी की तो फितरत होती है, वो कुछ ना कुछ हर वक्त सोचता ही रहता है। लेकिन हमें सोचने से बाहर निकलना चाहिए, कुछ अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए और आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए ज़रूर, ताकि हमारा मन भी खुश रहे और हमें जल्दी से कोई बीमारी ना रहे। गाइस, आज मैं बहुत एक पुरानी बात आपको बताने जा रही हूँ जो कि मेरे सामने की है और वो मेरे सामने मैंने देखी है, गुजरी है, तो मैं आपको वो आज बता रही हूँ। बात बहुत है तो बहुत पुरानी, परंतु क्योंकि मैंने उसे देखा है तो इसलिए मैं उसकी गवाह हूँ मैं। तो दोस्तों, ये बात मुरादाबाद की है। तो दोस्तों, मेरे फादर इंजीनियर थे और उनकी सर्विस ट्रांसफर सर्विस थी और वह ट्रांसफ़र होता रहता था उनका, कभी कहीं जाते रहते थे। तो उनका ट्रांसफ़र मुरादाबाद हुआ था, तो हम लोग भी मुरादाबाद आए और हमने मुरादाबाद देखा। लेकिन हम मुरादाबाद जब आए जब हमारे फादर ख़त्म हो गए थे, हम जब आए। लेकिन हमारे फादर जब आए थे तो उन्होंने वहाँ एक मकान बनाया था और वह मकान उन्होंने अपने ही हाथों से, अपने ही पैसों से बनाया था। और तफाक से उनका जब वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया तो वह मकान हमारे किसी रिश्तेदार को दे गए थे, शायद फूफा जी को दे गए थे। और उन्होंने जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने वह मकान बेच दिया और वह मकान हमारा था और चले गए कहीं। हम लोगों को रिश्तेदारों ने बहुत परेशान करा और बहुत धोखा दिया, लेकिन और बहुत ज़िंदगी की मार हम लोगों ने खाई, बहुत परेशानी। एक तो धोखा दिया और ऊपर से फादर भी हमें बचपन में छोड़ के चले गए। हम गोद के बहन भाई थे, हम बहुत छोटे छोटे थे। तो वो मुरादाबाद में हमारा मकान था, तो हमारे मकान के सामने एक मकान था, सुनारों का मकान था वह। तो जो उसमें सुनार रहते थे तो उनसे हमारा बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छा आना जाना, खाना पीना बहुत अच्छा था उनसे। अगर हम खाना अपने घर खाते थे तो पानी उनके घर पीते थे, और पानी उनके घर पीते थे तो खाना अपने घर खाते थे। गाइस, रिश्तेदार भी इतना नहीं करते जितना उन्होंने हमारे लिए करा, और हमारे भी घर से ऐसे ही उनके लिए। उनके घर में जब कोई शादी होती थी तो हमारे यहाँ से कोई ना कोई सोने या चांदी का ये आभूषण उनके यहाँ शादी में गिफ्ट होता था। और जब उनके यहाँ हमारे यहाँ होती थी तो वो लोग भी हमारे यहाँ ऐसे ही देन लेन करते थे। वैसे भी वो तो स्वर्णकार थे, सुनार थे, तो उनके यहाँ तो काम होता था। फिर भी वो ज़माना और था कि सब एक दूसरे को इतना मानते थे, समझते थे, जानते थे, करते थे। परंतु अब कोई किसी को इतना नहीं मानता। वो समय ही कुछ और था और उनसे हमारे बहुत अच्छे घरेलू संबंध थे। तो उनकी एक लड़की थी, उनकी लड़की के एक बच्चा हुआ तो वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो उसकी हरकतें नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग थी।
वह कभी तो कहता था कि तू सिर अपनी मम्मी से कहता था तू सिर पे पल्ला नहीं रखती है, कभी कहता था कि तू मेरे सामने बैठ के खाना खाती है, क्योंकि पहले आँखों में बहुत शर्म होती थी और ससुर के सामने बहुएं खाना नहीं खाती थी, ज़मीन में बैठती थी। और कभी कहता था तो सिर उखाड़ रखा है तूने। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ। उनका परिवार ज्वाइंट था, सास ससुर उनके परिवार वाले सब साथ ही रहते थे, तो उनका घर भी पास में ही था। थोड़ा मुरादाबाद में उनका घर थोड़ा दूर पे ही था। अब मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि ये भी 30-40 साल पुरानी बात है। तो वो बात मुझे याद आई तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाऊं इस बात पे भी। मुझ पे जाने कितने जीवन में ऐसी बातें गुजरी, उन्हें कौन पूछ रहा है, कौन बता रहा है, कौन उन्हें समझ रहा है। परंतु चूँकि हम यूट्यूब पे अब काम कर रहे हैं तो हमें एक सब्जेक्ट मिल गया कि हम क्यों ना एक वीडियो बनाएं इस पर। तो वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो वह अपनी मम्मी के ऊपर प्रतिबंध लगाने लगा, बात बात पे कभी कभी पूछा कभी। तो एक दिन वह अपनी नानी के घर था, तो मैं भी उनके यहाँ बैठी हुई थी। तो उसकी नानी बोली, उनकी जो नानी थी उन्हें हमें ताई जी भी कहती थी और उन्हें मैं मौसी जी भी कहती थी। वो इतनी अच्छी थी कि वो जब हमारे घर आती थी तो मेरी मम्मी के मनपसंद के रसगुल्ले लाती थी, और जब मेरी मम्मी उनके घर जाती थी तो उनकी पसंद की मिठाई उनके घर लेके जाती थी। तो गाइस, उनकी मम्मी जब उनके घर लेके जाती थी मिठाई वगैरह, तो वहाँ पे मतलब ऐसे रहते थे हम लोग जैसे घर से भी अच्छा हमारा व्यवहार था। तो हम जब मैं उनके घर गई तो वह बच्चा उनके घर खेल रहा था, होगा 2-2.5 साल का, बोलना जानता था वो। तो मेरी मौसी जी कहने लगी, देख तुझे एक चीज़ दिखाऊं। मैंने कहा क्या? बोली देख अभी दिखाऊं। तो वो ना उसके सामने उन्होंने अपना सिर का पल्ला उतार के बैठ गई। तो उस बच्चे की जैसी वो निगाह गई तो वो कहने लगा कि तुझे शर्म नहीं आती और तुम मेरे सामने सिर उखाड़ के बैठी हो। क्योंकि वो उनकी समधन थी और समधी में पहले पर्दा करते थे और आज भी बहुत से लोग करते हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? कहने लगे तुम तो मेरे आगे सिर खोल के बैठी हो। वो बच्चा पता नहीं क्या क्या बात कहने लगा। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चक्कर है। तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो समधी थे वो समधी ख़त्म हो गए थे, और ख़त्म होने के बाद उन्होंने वो अपनी ही बहू के पेट से दोबारा जन्म लिया, पुनर्जन्म हुआ उनका। तो वह बच्चा रोज़ आना, कभी कहता था मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे से खाया नहीं जाता, कभी कहता था मैं ये नहीं पहनूंगा, मेरे पजामा कुर्ता पहना, मुझे ये कपड़ा नहीं पसंद है, मुझे धोती पसंद है। तो रोज़ आना वो करता था। तो उन्हें समझ में नहीं आई बात। तो ऐसे करते करते वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो थोड़ा जब बड़ा हुआ तो उन लोगों ने सोचा कि ये रोज़ आना अपनी पूर्व जन्म की कथा बताता है, तो क्यों ना इससे कोई बात, ऐसी बात पूछी जाए कि जो ये हमें पता चल जाए कि भाई ये मतलब इसने दोबारा जन्म लिया है। तो उन्होंने फिर एक दिन उस लड़के, वो उनकी जो बहू थी, जब उनके ससुर एक्सपायर हुए थे तो उस समय उनकी बहू उनके लिए शायद बाज़ार दवा लेने गई थी, और वह दवा लेके काफ़ी देर बाद आई, क्योंकि शायद डॉक्टर के भीड़ लग रही हो। तो वो उनके ससुर पीछे ख़त्म हो गए। तो जब वो आई तो उसने देखा कि उनके ससुर मरे हुए पड़े हैं। तो उन्होंने और रिश्तेदारों को बुलाया, दिखाया, डॉक्टरों को भी बुलाया, 1-2 डॉक्टरों को बुलाया, दिखाया। तो डॉक्टर ने कहा ये एक्सपायर हो गए। तो उनके पीछे ही ख़त्म हो गए थे। तो जब शायद उनके पेट में बच्चा था
तो उन्हें ये बार बार ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके पेट में जो बच्चा है कोई आत्मा है जो उनकी ही जानने वाली है। उन्हें एहसास होता था। शायद उनके ससुर ने एक दो बार उन्हें स्वप्न में कहा भी कि मैं दोबारा आऊँगा। तो जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उस बच्चे ने फिर कहा, उस बच्चे से पूछा कि जब तू हमारे घर पैदा हुआ है और तू कह रहा है कि मैं वो हूँ, जब तू कह रहा है कि हम ये मेरा लड़का है और ये मेरी बहू है, ये पल्ला नहीं करती, ये मेरे सामने बैठ जाती है, ये मेरे सामने बैठ के खाना खाती है, समधन को यूँ कहता है ये समधन मेरे सिर में सामने पल्ला नहीं रखती, और तो जब मैं जिंदा था जब तो ये मुंह खोल के मुंह नहीं खोलती थी, अब मुंह खोलती है, और ना लेना ना देना, ऐसे समझाने में आवे, ऐसी चली आवे, ऐसे कुछ इस तरह की बातें थी। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है क्योंकि बात बहुत पुरानी हो गई, मुझे बहुत बात याद है और बहुत बात मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि मुझे कुछ बातें ध्यान नहीं हैं। तो उस बच्चे से पूछा कि अगर तू उस बहू ने पूछा यदि तुम मेरे ससुर हो तो तुम बताओ, मैं जब बाज़ार गई थी तो तुम्हारी मौत मेरे पीछे हुई थी और तुमने घर का सामान सब तुम्हारे पास रखा था। पहले जो बड़े बूढ़े होते थे तो पहले जब तक बहू के बच्चे नहीं होते थे, लड़के की शादी नहीं होती थी, तो कोई जेवर वगैरह अपने बहुओं के हाथ में कोई नहीं सौंपता था। तो उन्होंने भी अपनी बहू के हाथ में जेवर वगैरह दिया नहीं, मरते दम तक नहीं दिया। तो पहले कोई नहीं देता था। हमारे भी बड़े बूढ़े थे वो मर गए, मरने के बाद हमें भी जब सामान हमें थोड़ा बहुत पहनने को मिला, जब हमारी उम्र भी निकल गई, हमारे जो उम्र थी पहनने की वो सब निकल गई, रोने गाने में ही ज़िंदगी चली गई, जो हंसने के दिन थे वो रोने में गृहस्थी में ऐसे चले गए। तो उन्होंने फिर पूछा कि तुमने कुछ बताया नहीं, सब सामान तुम्हारा पास था, तो तुम ना तो देख के गए ना किसी को बता के गए, तो सामान कहाँ है वो? तो उस बच्चे ने वो सामान इस जन्म में बताया। शायद वो ज़मीन में गाड़ रखा था या कहीं ऐसी जगह रख रखा था जो उनके बेटे को भी नहीं पता था, ना उनकी बहू को पता था, ना उनके किसी रिश्तेदार को पता था। क्योंकि पहले लोग बाग उन्हें, और अब भी जो बड़े बूढ़े होते हैं उन्हें वो सोचते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो घर में ही रखा, अपने आप ढूंढ लेंगे, इन जब ढूंढेंगे तो अपने आप मिल जाएगा। पर जीते जिंदगी नहीं बताते बड़े बूढ़े, ऐसे ही उन्होंने नहीं बताया। तो बाद में फिर वो जब उनका पुनर्जन्म हुआ तो उन्होंने फिर बताया और वो सामान भी उनका वहीं मिला। तो उन्होंने फिर ये बात उनके सब रिश्तेदारों में गई और सब रिश्तेदार आए, पूछने आए, मिलने आए। तो यही बच्चा जब मैं अपनी मौसी के घर गई तो ये वहाँ खेल रहा था। तो खेलते खेलते जब इसका दिमाग अपनी समधन पे गया तब इसने कहा मेरे सामने कि तू सिर पे पल्ला नहीं रखती, सिर में पल्ला नहीं रखती, तुम तो अब शर्म नहीं करती हो और तुमने तो मुंह बिल्कुल खोल दिया। तो कहने लगी, मौसी बोली कि देख कैसा कर। तो उनका हमारा बहुत आना जाना था और मुझे तो ये नहीं पता कि वो अब कहाँ है। पर हाँ, मौसी तो हमारी ख़त्म हो गई थी। जो सुनार थी हम उन्हें मौसी भी कहते थे और ताई भी कहते थे, वो तो हो गई थी ख़त्म। और मुझे नहीं पता कि वो लोग अब कहाँ हैं, क्योंकि समय के साथ साथ आदमी मिलता है, बिछड़ता है, जिसके कमाई में किसी का अंश होता है वो उतना खाता है, मिलता है, फिर अलग हो जाता है। दोस्तों उसके बाद भी हमारा कई साल तक आना जाना रहा, उनसे मिलना जुलना रहा। फिर मेरी शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल आ गई।
उसके बाद मुझे कई बार थोड़े बहुत मिले वो लोग। तो हमारी जो मौसी जी थी, तो मेरी मदर का उनके घर आना जाना रहा जब तक ज़िंदा रहीं, वो भी रही हैं, माँ भी ज़िंदा रही, आना जाना रहा। तो एक बार वो कहने लगी कि मेरी मम्मी जो थी उनसे उनका ऐसा था जैसे एक शरीर दो शरीर और प्राण एक हो, इस तरह से उनकी दोस्ती थी। तो एक बार वो कहने लगी कि मेरी ना मृत्यु का कुछ पता नहीं कब हो जाए, तो मेरा जो सबसे छोटा लड़का है उसकी शादी होनी है, और उसका जेवर अगर मैं किसी को दे के जाऊँ तो कुछ पता नहीं है, इनमें से कोई बेईमानी कर ले और मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास तुम पे ही है केवल, और तुम जो है मेरे मरने के बाद ये जेवर जब मेरे बेटे की शादी होगी तो ये मेरे बेटे को जेवर दे देना, और उसी दिन देना जिस दिन उसकी शादी होगी। तो मेरी मम्मी के सामने उन्होंने वह जेवर शायद ज़मीन में गाड़ा या कहीं दीवार में रखा, मुझे याद है अच्छी तरह। तो उन्होंने फिर उनके लड़के की नौकरी लग गई, वो नौकरी करने लगा। 2 भाभियाँ उनकी आ चुकी थी, होशियार थी, तेज थी, इसीलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि मेरे मरने के बाद ये जेवर इसका हड़प भी सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं ये। तो उन्होंने फिर वो जेवर मेरी माँ के सामने कहीं ऐसी जगह रखा। फिर कई साल बाद जब उस लड़के की शादी हुई तो हम लोग भी शादी में गए, तो उन्होंने भैया ने कहा कि ताई जी अम्मा ने शादी में इन दोनों भाइयों को तो जेवर चढ़ा दिया और मेरे लिए आज कुछ भी नहीं है। तो मैं बारात लेके कैसे जाऊं, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा सबको, मैं क्या खाली हाथ जाऊंगा। अब कोई भी रिश्तेदार उसका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। फिर मेरी मम्मी बोली कि तू चिंता मत कर, शादी तो बिना जेवर के भी हो जाएगी। करते करते ऐसे जब शादी वाला दिन आया तो मेरी मम्मी आई। मेरी माँ ने कहा कि तू चिंता मत कर, और यहाँ से उन्होंने ज़मीन में गाड़ रखा था शायद वो, उन्होंने ज़मीन खुदवाई। फिर मेरी मम्मी ने वो जेवर निकाल के दिया, कहने लगे कि ये तुम्हारी माँ ने जेवर दिया था, और ये जेवर तुम किसी को मत बताना जब तक तेरी बारात ना जाए। फिर उसकी लड़के की जब शादी हुई तो जब उसने वह जेवर सबको दिखाया तो भाभियाँ कहने लगी तू तो कह रहा था जेवर नहीं है, तो ये जेवर कहाँ से आया। तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, और ताई जी के सामने अम्मा ने ज़मीन में गाड़ा था। फिर वो जेवर निकाला और फिर बारात गई, और फिर बारात आई, और फिर तब से उसके बाद तो हमारा शायद आना जाना नहीं है। हम लोग लखनऊ में भी रहते थे, तो हम लोग जब भी आना जाना रहता था तो उनके घर भी हमारा आना जाना रहता था, क्योंकि हमारे फादर ने उनके घर के ही पास कहीं मकान बनाया था। और वो मकान हमारे रिश्तेदारों ने बेच दिया। उस समय मंदे का समय था, अपने कोई वो मकान बेच देता था, कोई भी खरीद लेता था, कोई सुनने वाले नहीं था, कोई वो नहीं, सुनवाई नहीं थी। मेरी भी ससुराल में बहुत ज़मीन थी, पर बहती में आ गई, वो गंगा के उसमें चली गई, और आज वो गंगा ने छोड़ दी। हर सब कुछ होते हुए भी कागज़ भी हैं, पर हम लोग वो ज़मीन नहीं ले सकते, क्योंकि जो वो लोग उस ज़मीन पे रहने लगे और वो ज़मीन नहीं छोड़ने के। तो इस तरह से हमारे घर के मकान ज़मीन भी चले गए, और वो लोग मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रह रहे हैं, पर वो शायद अगर होंगे तो क्या पता आते जाते हों, पर मैंने उनके बारे में सुना नहीं, क्योंकि मैं भी जाती नहीं हूँ ज़्यादा, मैं यहीं रहती हूँ, उधर जाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे शादी के बाद मेरे घर मुझे नहीं भेजा। मेरा आना जाना सब ख़त्म करवा दिया था, तो मैं ज़्यादा आती जाती नहीं थी, ससुराल में ही मैं रहती थी। तो दोस्तों, यह एक पुनर्जन्म की कथा है,
जो वो बच्चा, अब तो वह बच्चा बड़ा हो गया होगा और उसके बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, पर मैंने पता नहीं निकाला ना मैं चाहती, क्योंकि अब ना तो मेरी अभी इतनी ज़िंदगी है, ना अब हमारी इतनी उम्र है कि हम बार बार अब कहीं जाएं, अपने घर के काम नहीं निपटते। दोस्तों, ये पूर्व जन्म की वो कथा है जो मेरे सामने हुई थी, और मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ, मैं इसकी चश्मदीद गवाह हूँ। तो दोस्तों, जो बहुत से लोग कहते हैं कि पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते और पूर्व जन्म कुछ होता नहीं, तो कितने ऐसे मैंने किस्से सुने। एक हरियाणा में एक लड़का है, मैं उसका तो इंटरव्यू लेने मीडिया वाले बहुत बार गए कि उसे ट्रैक्टर पे से धक्का दे दिया था उसके दोस्त ने, और अब वो लड़का, वो जाटों के घर पैदा हुआ, वह लड़का अब काफ़ी बड़ा हो गया है, और मीडिया वाले तो उसके यहाँ अब तक जा रहे हैं। होगा वो लड़का 18 साल का, तो अब भी हो गया होगा वो लड़का। तो ऐसी बात नहीं है, विज्ञान माने या ना माने, पर ये बिल्कुल सत्य है कि पूर्व जन्म होता है। और पता नहीं ये क्या भगवान की महिमा है, ये तो उसे ही पता है कि हमारे पिछले जन्म में कुछ रह गया था, जो काम हम इस जन्म में पूरा करने आए, या हमारा कोई कर्तव्य रह गया था, या हमने कोई, जैसे हमारी उम्र थी और हम अपनी उम्र को पूरा नहीं कर पाए, उसे इस जन्म में हम पूरा करने आए हैं। तो दोस्तों, पूर्व जन्म होता है। तो मैंने एक आगरे का किस्सा मैंने सुना था। एक लड़का आगरे, शायद अलीगढ़ के पास उसने कहीं जन्म लिया, फिर आगरे में उसने दिखाया, टीवी की दुकान पे गया और उसने अपना फ़ोटो भी दिखाया। उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि ये मेरा फ़ोटो है, उन्होंने उसकी परीक्षा ली, वो घर भी गया, उसने सब कुछ बताया, आगरे में दिखाया उसने, उसने दिखाया कि टीवी की दुकान है। तो दोस्तों, ये पूर्व जन्म जो होता है ये बिल्कुल सत्य है, इसमें ज़रा सा भी झूठ बिल्कुल भी नहीं है इसमें। हम लोग तो एक हमारे घर के ही पास थी, वो लड़की चली गई शायद, अब मुझे याद नहीं है। तो वो लड़की भी कभी कभी मुझसे कहती थी, मेरे छत पे बैठ जाती थी। अब मुझे तो ये याद नहीं रही वो लड़की कहाँ है कहाँ नहीं। तो मेरी छत पे बैठ जाती थी, तो मेरी छत पे से कहती थी कि वो मेरा घर देख रहा है, वो मेरा घर देख रहा है। मैं अब इतनी दूर घर, ना तो मैं अब दूर छत पे से तो दिख रहा, पर नीचे से कैसे पहचानेंगे जाके। तो कई बार कहती थी वो लड़की, मुझे नहीं, अब मुझे याद नहीं रहा वो बच्चा कौन था। वो भी कहती थी कि मैं मेरा घर पूरा, मैं वहाँ हूँ, ऐसे कहा करती थी। तो दोस्तों, पूर्व जन्म की कथाएं होती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने जने मैंने ऐसे देखे हैं, और ये बच्चा भी मेरे सामने मैंने देखा था, बड़ा भी हो गया होगा, और मैं तो पता नहीं, अब हम ना मिलने जाते ना कुछ। दोस्तों, पर आज के ज़माने में ऐसी दोस्ती नहीं मिल सकती जैसे कि उस ज़माने में मिलती थी। मेरी मम्मी का वो दोस्ताना मेरे को आज भी याद आता है। मुझे उनका प्यार, वो मुझे सोने का चांदी का जेवर ऐसे ही दे देती थी, और मैं उछाल उछाल के खेलती थी। चांदी की पायल दे दी, उछाल उछाल के खेल ली, पायल खो गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी पायल खो गई, कहीं गिर गई तो छोड़ दी। कोई सोने की चीज़ अगर कहीं दे दी, उछाल ली है, अगर अंगूठी दे दी, उछाली, गिर गई तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि कहाँ चली गई मेरी अंगूठी। वो था वो ज़माना। अब तो खाना खा के आएंगे 12 जने घर के, रुपए लिफाफे में रख के जाएंगे, 51 रुपये देंगे। दोस्तों, ये तो मैंने खैर बातें इसलिए कही कि मेरी मम्मी की जो वो बात, उनके दोस्त की जो बात थी, वो मुझे याद आई, तो इस वजह से मैंने कही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात या आपको ये मेरी पूर्व जन्म की जो ये कथा है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों,
क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं काफ़ी आगे आई हूँ। कितने मैं जब वीडियो बनाती थी मुझे यही नहीं पता था कि वीडियो में क्या लिखूं, कहाँ से। मैं तो औरों को देखती थी ये कहाँ से लिख देते हैं, ये कहाँ से वीडियो बना। मुझे तो पता, मैंने 100 150 200 तो वीडियो ऐसे ही बना दी। सड़क पे खड़ी हूँ, किसी के आते की बना दी, जाते की बना दी और डाल दी। मुझे कुछ नहीं पता कि उसमें क्या है, हैशटैग लगाना नहीं लगाना, कुछ करना, मुझे कुछ नहीं पता था। तो दोस्तों मैं अब थोड़ा थोड़ा मुझे अकल आ गई और मैं चाहती हूँ कि यदि कोई यूट्यूबर मेरी वीडियो देखे तो मुझे कमेंट्स करे कि मुझे अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए, अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए और मुझे वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप मुझे सजेशन दें। और मेरी वीडियो में यदि आपको कोई बात गलत लगे तो आप मुझे बताना, लेकिन मैंने कोई भी बात इसमें झूठ नहीं बताई। ये तो ज़रूर है कि उसमें मुझे कितनी बातें मुझे अब याद ही नहीं रही हैं। बातें जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद वो तो पता नहीं कितनी बातें वो करता है कि लेकिन सारी बातें थोड़ी बताई जाती हैं, सारी सारी बातें थोड़ी लिखी जाती हैं किसी भी कहानी में कि वो ऐसा करता था, वो ऐसा करता था। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और पूरी देखें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखें। मैं ये वीडियो बड़े मेहनत से मैंने बनाई है, क्योंकि वीडियो आपको पता है कि ऐसे तो बनती नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और कभी कोई मेहमान आ जाता है तो फिर अधूरापन आ जाता है, फिर बीच में रोकना पड़ता है। कभी कोई काम अर्जेंट आ जाता है, कभी कोई फ़ोन आ जाता है तो फ़ोन काटना पड़ता है। तो ये वीडियो भी एकांत में बनाई जाती है और इसमें भी बड़ा हर समय डर बना रहता है, कोई आ ना जाए, कोई फिर बीच में डिस्टर्ब ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप कुछ भी कमेंट्स करें। आप कमेंट्स ज़रूर करें मेरी वीडियो देख के, चाहे वो अच्छा है बुरा हो, कुछ भी करें तो मुझे पता, अगर आप कमेंट्स करेंगे मुझे तो मुझे ये तो पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरी वीडियो देखी है। तो मुझे पता चलेगा ना, अगर आप हमारी बुराई बताएंगे तो हमें जभी तो पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है, जभी तो हम अपने वीडियो में बोलने में कुछ निखार लाएंगे। सोना तो जल के ही कुंदन बनता है। और मुझे तो खुशी होगी अगर मेरे पहले मैं वीडियो डालती थी मोबाइल में तो मुझे कोई भी कमेंट्स नहीं करता था, तो मैं सोचती थी पता नहीं लोग बाग कैसे कमेंट्स करते हैं, मेरी तो वीडियो में कोई कमेंट्स ही नहीं आता। लोग बाग तो मोबाइल में बताते हैं कि मेरे को इतना गंदा कमेंट्स करा कि अगर सामने होता कोई तो मैं बता, एक लेडीज़ कह रही थी कि सामने अगर होता ना तो मैं तुझे बता देती। अब मोबाइल में लिख के तूने कमेंट्स करा है ना, सामने पे तो आदमी जवाब दे दे, उसमें क्या दे, बोलना सबको आता है। उन्होंने बहुत बातें लिखी। एक लेडी जो कह रही थी कि उसने कमेंट्स में इतनी गंदी बात लिखी। मैं तो यूँ कहती हूँ आपको मेरी अच्छी बुरी बात जो भी लगे आप लिखो, मैं अपने अंदर सुधार लाऊंगी। और सुधार आदमी तो वही है जो बात सुन के अपने उसका अध्ययन करे, मनन करे। और मैं आपको कोई भी जवाब नहीं देने वाली हूँ और मैं खुश हूँ अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे तो मैं समझती हूँ कि आप मेरा अच्छा ही चाहोगे। हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपी रहती है। जो बात हमें ऐसा लगता है कि हमें बुरी लग रही है, वो बात हमेशा एक बात याद रखना है, हर बुराई के पीछे एक अच्छाई छिपी रहती है। जो बात हमें अब बुरी लग रही है लेकिन वो भगवान की निगाह में शायद अच्छी है, उसका रिजल्ट हमें जब बाद में पता चलता है, थोड़े दिन बाद जब पता चलता है कि वो बुराई हमारे लिए अच्छाई थी। अगर वो इंसान हमें बुरा ना करता तो शायद हम यहाँ ना होते, शायद हम ये काम ना करते। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और मेरी वीडियो ज़रूर देखें गाइस, ज़रूर देखें।